हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हॉट परसूट इन इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके डिस्कशन पॉइंट्स जो मेन हैं वो उसमें इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे हॉट परसूट की, फिर एक्सप्लेन करेंगे उसको, और फिर इसका एक केस चेक करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, और एंड पे हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन में आ जाता है, हिस्टोरिकली द डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट वाज प्रेजेंट इन लॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल इट वाज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। सो बेसिकली जितने भी डॉक्ट्राइन, जितने भी लॉज इस वक्त अपनी प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद हैं, उनको इस फॉर्म तक पहुंचने में सदियां लगी हैं। इवॉल्व हुए, डेवलपमेंट हुई, और फिर वो इस मौजूदा शक्ल में आ गई। सिमिलरली डॉक्ट्राइन ऑफ हॉट परसूट भी जो इस वक्त अपनी फॉर्म में है, इसने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लिया, डेवलप हुआ। और इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में इसको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की हैसियत हासिल थी। However, doctrine of hot pursuit initially began to grow into international relations during early years of 20th century and finally became a topic of international law in 1958 when it was codified in Article 23 of Geneva Convention on High Seas. अच्छा, अब इसमें यह है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में तो इसको इम्पोर्टेंस थी ही, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी ग्रोथ है वो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टार्ट हुई, और फाइनली इसको 1958 में जेनेवा कन्वेंशन ऑन हाई सीज में इसको कोडिफाई किया गया आर्टिकल 23 के अंदर। डेफिनेशन इसकी देखें तो अंडर इंटरनेशनल लॉ हॉट परसूट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट्स राइट टू परसू अ फॉरेन वेसल into high seas and arrest this foreign vessel when such vessel has committed an offence within its internal or territorial waters। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अ स्टेट्स राइट टू परसू अ फॉरेन वेसल। किसी भी रियासत का ये हक कि वो किसी बैरूनी वेसल को परसू कर सके, उसका पीछा कर सके। ये कब होगा? जब वो वेसल उस स्टेट के वाटर्स के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करे, तब वो स्टेट उसको परसू कर सकती है। एक्सप्लेनेशन में इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम देखेंगे कि हु कैन बी परसूअर्स, कमेंसमेंट ऑफ हार्ट परसूट कब होगा, और एंड कब होगा हार्ट परसूट, कंटिन्यूएशन ऑफ हार्ट परसूट क्या होता है, यूज ऑफ नेसेसरी एंड रीजनेबल फोर्स एंड कंपनसेशन को देख लेते हैं हम। हु कैन बी परसूअर्स according to doctrine of hard pursuit under international law, pursuers of violating ship are competent authorities of that state within whose internal or territorial waters violating ship has committed an offence। इसमें भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ दैट स्टेट। अब किसी भी फॉरेन वेसल ने किसी स्टेट के वाटर्स के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको परसू सिर्फ उसी स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ कर सकती हैं। वो जो भी इदारे उस स्टेट ने रिकग्नाइज किए हुए हैं इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जस्ट वो इदारे, कोई नेबरिंग कंट्री या उसी स्टेट का कोई और इदारा ये काम नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ हार्ट परसूट। हार्ट परसूट स्टार्ट कब होगा? इसमें 2 प्रिंसिपल्स हैं। ये है कि हार्ट परसूट कमेंसेस व्हेन ऑफेंडिंग वेसल इज विद इन नेशनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी और कंटिगुअस जोन ऑफ परसुइंग स्टेट। पहला प्रिंसिपल ये है कि ऑफेंडिंग जो वेसल है वो सर्टन वाटर ऑफ द परसुइंग स्टेट के अंदर होना चाहिए। इसमें जो डिफरेंट है, नेशनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी और कंटिगुअस जोन, ये अलग से एक टॉपिक है, इसको डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे हम। के कमेंसमेंट के लिए दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कॉम्पिटेंट authorities of pursuing state can only begin hard pursuit when such competent authorities have good reason to believe that offending ship has violated laws and regulations of that state। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास एक गुड रीजन होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये था कि वो विद इन सर्टन वाटर्स हो, जो भी आपकी ऑफेंडिंग वेसल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास गुड रीजन होनी चाहिए कि वो उसको परसू कर रही हैं। तीसरा पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन में आ जाता है वो है सिसेशन ऑफ हार्ट परसूट, इनके हार्ट परसूट एंड कब होगा। सो हार्ट परसूट शुड कम टू एन एंड व्हेन वायलेटिंग वेसल एंटर्स पार्ट ऑफ हिज ओन कंट्री और ऑफ अ थर्ड स्टेट। या तो वो वेसल अपने कंट्री के जो वाटर्स हैं उनमें एंटर हो जाए, या किसी थर्ड स्टेट के वाटर्स में एंटर हो जाए, तो जो परसुइंग स्टेट है उसका ये राइट ख़त्म हो जाता है कि वो उस वेसल को परसू कर सकें।
Continuation of hard pursuit. According to Geneva Convention on High Seas of 1958, it is necessary for continuation of hard pursuit that such pursuit should be uninterrupted. जब एक दफ़ा परसूट स्टार्ट हो गया किसी भी फॉरेन वेसल का, तो उसमें इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, कोई डिले नहीं आना चाहिए। अगर डिले आ गया तो फिर वो अपना राइट खो देगी स्टेट उसको परसू करने का। यूज़ ऑफ नेसेसरी एंड रीजनेबल फोर्स, इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उतनी लगाई जाए और रीजनेबल हो। कल को अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि आपने ये फोर्स क्यों उस वेसल के खिलाफ यूज़ की, तो आप उसको विद रीज़न और लॉजिक एक्सप्लेन कर सकें और ये भी बता सकें कि ये मस्ट था, इस तरह की फोर्स यूज़ करना ज़रूरी था। कंपनसेशन, व्हेन परसुइंग स्टेट स्टॉप्स और अरेस्ट अ फॉरेन शिप outside territorial sea on basis of its right of hard pursuit and fails to justify exercise of its right of hard pursuit। अब इसमें यह है कि जो परसुइंग स्टेट है उसने वेसल को परसू किया और परसू करते हुए वो वेसल के पीछे अपने वाटर्स के बाहर तक चले गए और उनके पास कोई ऐसी जस्टिफिकेशन भी नहीं थी जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि हाँ ये रीज़न थी हमने इनको परसू किया। तो इस सूरत में जो फॉरेन वेसल है उसको अगर कोई डैमेज होता है या कोई लॉस होता है तो वो उनको ये हक हासिल हो जाता है कि उनको कंपनसेशन दी जाए। अब कंपनसेशन कौन देगा? जो परसुइंग स्टेट है, जो परसू कर रहे हैं उस वेसल के, वो ही उसको कंपनसेट करेंगे। अब इसमें फोर्थ पॉइंट हमारे आज के टॉपिक का जो है वो एग्जांपल है। इस केस को हम फर्दर ताकि वजाहत से पेश कर सकें। कनाडा के एक शिप था जिसका नाम था अमलोन और ये 1929 का एक्चुअली वाक़या है। ये यूएसए की जो बहरी हदूद है उनमें से गुजर रहा था, तो यूएसए के नेवल शिप ने इस पे फायर खोल दिया। अब उनको कोई रीज़न होगी उन्होंने ये ओपन फायर किया उनके नज़दीक। जो उनका शिप था उसका नाम था वोलकाट। तो वोलकाट को जब लगा, वोलकाट के जो क्रू था उनको लगा कि वो अब हम अलोन को कैप्चर नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने एक सेकंड शिप जिसका नाम डेक्स्टर था उसके ज़िम्मे ये काम लगा दिया। अब डेक्स्टर भी उसके पीछे लगा, उसने भी फायर खोल दिए। अब आम अलोन जो है उस फायरिंग की वजह से आम अलोन को जो हिट हुआ वो डूब गया और इससे नुकसान हुआ। बाद में जब कोर्ट में ये मामला गया तो इसको देखा गया कि चूंकि दो शिप्स ने परसू किया, बीच में इंटरप्शन आ गई, तो इंटरप्शन आने की वजह से जो यूएसए का राइट है वो ख़त्म हो जाता है कि वो उस वेसल को परसू करे। तो 1935 में ये केस कनाडा के हक में किया गया कि ये डैमेजेस पे किए जाएंगे कनाडा की इस शिप को। पार्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन इसका। इंटरनेशनल नेशंस जो हैं वो ग्रेजुअली द राइट ऑफ हार्ड परसूट पे एग्री कर रही थी कि एक वैलिड कंसेप्ट है और एक वैलिड राइट है नेशंस का, स्टेट्स का। फिर इसको कोडिफाई किया गया जेनेवा कन्वेंशन में जो हाई सीज पे उनका मुनक्कद हुआ 1958 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सट्रीम काशन की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा है जो कनाडा की शिप वाली थी एग्जांपल, कि एक्सट्रीम काशन को एक्सरसाइज ना करने की वजह से डैमेज हुआ और फिर बाद में उसके डैमेजेस पे भी करने पड़े। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए वैल्यूबल है कि आप कमेंट्स करें, इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस दें और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।